नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस वक्त सुर्खियों में दो ही चीजें चल रही हैं, ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन और कॉमनवेल्थ में भारत का जबरदस्त प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से छापेमारी के दौरान 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इसके अलावा 5 किलो से ज्यादा सोना चांदी के गहने भी जब्त किए गए। नोटों का वो पहाड़ जाहिर तौर पर आपने भी देखा होगा। अब सोचिए कि आपके और हमारे घर में इतनी बेकार कागज की रद्दी नहीं निकलती होगी जितने की अर्पिता मुखर्जी के फ्लैटों से 500 और 2000 रुपए के नोट निकले। नोटों के ढेर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। लेकिन नोटों के इतने बड़े बड़े बंडल देखकर आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि यार आखिर इतने पैसों का होता क्या होगा। ईडी इन्हें जब्त करने के बाद इनका क्या करती है और जो गहने बरामद होते हैं उनका क्या किया जाता है। आपके मन में यह सवाल आना लाजमी भी है। तो चलिए आपकी इस शंका का समाधान हम किए देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है आखिर इतने पैसे का और कहां जाता है बरामदगी वाला ये ढेर सारा चमकीला सोना। ईडी के छापे में कई चीजें बरामद होती हैं। इनमें पेपर डॉक्यूमेंट्स, कैश और दूसरी कीमती चीजें जैसे कि सोने चांदी के गहने मिल सकते हैं। ईडी की छापेमारी में जब्त की गई चीजों का सबसे पहले तो पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामा जांच एजेंसी का आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है। पंचनामे पर 2 स्वतंत्र गवाहों के दस्तखत होते हैं। साथ ही इस पर जिस व्यक्ति का सामान जब्त किया गया है उसके भी साइन लिए जाते हैं। पंचनामा बनने के बाद जब्त किया गया सामान केस प्रॉपर्टी बन जाता है। सबसे पहले जब्त किए गए कैश का पंचनामा तैयार होता है। पंचनामे में इस बात का साफ तौर पर जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200 और 500 के या फिर दूसरे करेंसी नोट हैं। जब्त हुए कैश में अगर नोट पर कोई निशान हो, कुछ लिखा हुआ हो या नोट अगर लिफाफे के अंदर बंद हो तो फिर उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है ताकि इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। इसके अलावा बाकी बचे पैसों को जांच एजेंसियां रिजर्व बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। कभी कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है। तो ये तो हो गई कैश की बात। अब अगर बात संपत्ति की करें तो ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का पूरा अधिकार है। अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। पीएमएलए के तहत ईडी अधिकतम 180 दिन यानी कि 6 महीनों के लिए किसी संपत्ति को अटैच कर सकती है। अगर तब तक ईडी संपत्ति अटैच करने को अदालत में वैध यानी कि लीगल नहीं ठहरा पाई तो फिर 180 दिन बाद यह संपत्ति खुद ब खुद रिलीज हो जाती है। और अगर ईडी 180 दिनों के अंदर प्रॉपर्टी अटैच करने को अदालत में तर्कपूर्ण ढंग से सही साबित कर देती है तो फिर संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करने के लिए 45 दिनों का वक्त मिलता है। यह तो हुई कैश और प्रॉपर्टी की बात। लेकिन ईडी आखिर ये चमचमाते और मन भावन सोने का क्या करती है, सवाल ये भी तो है। असल में ईडी अगर सोना चांदी गहने या फिर दूसरी कोई भी महंगी और कीमती चीजें बरामद करती है तो उसका भी पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी दी जाती है कि उसे कितना सोना गहने या फिर कितना कीमती सामान मिला, उसकी कीमत क्या थी। सोने चांदी के गहने और दूसरा कीमती सामान जब्त करके ईडी सरकारी मालखाने या भंडार घर में जमा करवा देती है। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा लेकिन कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ईडी को छापेमारी में कई सारी लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। उसको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिलती हैं। तो जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता और कोर्ट की तरफ से उनकी नीलामी पर मुहर नहीं लगा दी जाती तब तक उनकी पार्किंग तक का खर्चा ईडी को अपनी जेब से देना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आपको ईडी की छापेमारी से जुड़ी ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।